नमस्कार। आज हम गोदावरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। पुराणों में कहा गया है कि सप्त गोदावरी स्नात्वा नियत स्नानम महापुण्य प्राप्नोति देवलोके चा गच्छति। अर्थात ये सप्त धाराओं से युक्त गोदावरी, जिसमें वशिष्ठी, कौशिकी, गौतमी, वृद्ध गौतमी, अत्रिय, भरद्वाजी और तुल्या अतीबा जैसी 7 धाराओं में यदि कोई व्यक्ति स्नान प्राप्त करता है तो उसे महापुण्य के साथ देवलोक में भी उसका गमन होता है। जैसा कि आपको पता है कि नदियाँ शुरू से ही बहुत प्राचीन काल से ही भारत में महत्व की रही है, क्योंकि नदियों के किनारे विश्व की समस्त सभ्यताएं विकसित हुई है। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोफेसर इकबाल कहता है कि गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रस के जहाँ हमारा। ये हिंदुस्तान जो है नदियों रूपी गुलिस्ता से खिला हुआ है। भारत इतना विशाल देश है जिसमें लगभग 4000 से भी अधिक प्रमुख बड़ी नदियां हैं और असंख्य छोटी छोटी नदियां हैं। चर्चा करते हैं इस गोदावरी की। सबसे पहले बात करते हैं उपनाम को लेकर। गोदावरी नदी तंत्र पढ़ रहे हैं हम, और गोदावरी नदी तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे इसके उपनाम की। तो उपनाम की अगर हम बात करें तो इसे वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के उपनाम से जाना जाता है। मित्रों, यहाँ ध्यान रखने वाली योग्य बात है यही है कि दक्षिणी गंगा के उपनाम से तुम्हारी एक कावेरी नदी को भी जाना जाता है। लेकिन उसके बारे में हम स्पष्ट कर देते हैं कि पहली बात कि एग्जाम में अगर वो का और की का संबंध देता है तो याद रखना, अगर वो दक्षिण की गंगा पूछे या दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो उसका संबंध कावेरी नदी से है। वहीं दक्षिणी गंगा का मतलब गोदावरी से है, क्योंकि ये गोदावरी नदी मध्य भारत से बहती है, लेकिन उत्तर भारत में गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी ये तुम्हारी उत्तरी भारत में बहती है, और इस गंगा नदी के दक्षिण में होने के कारण ये दक्षिणी गंगा कहलाती है। क्योंकि गंगा के बिल्कुल पास में, तो इसीलिए गंगा से ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन कावेरी नदी बहुत दूरी पर है, इसी वजह से इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये तो रही इसके उपनाम की बात। अब चर्चा करते हैं इसके उद्गम को लेकर। तो दोस्तों, इसका उद्गम की अगर हम बात करें, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? नासिक। और नासिक जिले में एक त्र्यंबक गांव है, त्र्यंबक गांव, और इस त्र्यंबक गांव से इसका उद्गम होता है। ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रही है मोटी धारा वाली, यही जो नदी है ये गोदावरी है। ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में यहाँ पर है त्र्यंबक गांव। कौन सा गांव है? त्र्यंबक गांव। और इस त्र्यंबक गांव से इस नदी का उद्गम होता है, त्र्यंबक गांव से। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर्स। देखो, एक तो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर होती है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर। ट्रिब्यूटरी जो योगदान देती हैं, जो अपनी मुख्य धारा में मिलती हैं, लेकिन मुख्य धारा से अलग होने वाली नदियों को हम डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में जानते हैं। मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी सबसे पहले छोटी सहायक नदियाँ आती हैं, और एक बहुत ही छोटी सहायक नदी आती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है सेबंद नदी। और इसके ठीक दक्षिण से एक नदी आती है प्रवर और मुला। छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है प्रवर और मुला, और यही प्रवर मुला के साथ और इधर सेबंद नदी के साथ मिलने पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक डैम बनाया गया, एक परियोजना है जिसे हम जयाकदी सागर परियोजना भी कहते हैं। जयाकदी सागर। और यहाँ से एक हाइड्रो पावर प्लांट भी है, साथ में महाराष्ट्र की सिंचाई के लिए बहुत बड़ा काम करती है। हम यूँ कह सकते हैं ये जयाकदी सागर जो है महाराष्ट्र में पैठण के पास में है। कहाँ पर है? पैठण जिले के पास में है यही जयाकदी सागर, जो महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजना में एक तरह से अपनी योगदान देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी दूसरी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, और सह्याद्री की पहाड़ियों से
आपको मालूम है कि मध्य भारत से विंध्याचल श्रृंखला है और इसी विंध्याचल श्रृंखला में इसके दक्षिण में सतपुड़ा आती है, इसके पूर्व में महादेव है, मैकाल है, राजमहल है, इसी प्रकार से सतमाला रेंज है, बालाघाट रेंज है, बहुत सारी छोटी छोटी रेंज है, पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दूधना, दूधना नदी, और यह है पूर्णा। दूधना और पूर्णा नदी सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलती है और परभनी, महाराष्ट्र में है परभनी, परभनी जिला, और परभनी के निकट ये संगम करती है, महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में ही बहती है, परभनी जिले के निकट। उसके बाद ये जो संगम करती है ये नांदेड़ के निकट करती है, नांदेड़, और नांदेड़ के निकट ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी, दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी। और इस नदी की अगर हम बात करें तो ये बालाघाट रेंज से निकलती है, बालाघाट श्रेणी से निकलती है, पश्चिमी पहाड़ियों से, और बालाघाट श्रेणियों से निकलने के बाद लगभग 729 किलोमीटर लंबाई में बहती है। ये 3 छोटी छोटी धरनी, टरना और 3 छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है। इसे मंजीरा बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? मंजीरा। और इसी मंजीरा नदी पर 2 सागर बांध बनाए गए। एक यहाँ पर है निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। इस बांध का निर्माण से लगभग महाराष्ट्र के अब वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य में आता है। पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद के आसपास की जगह है निजाम सागर, निजामाबाद के पास है निजाम सागर बांध, निजामाबाद जिले में ही आता है निजाम सागर बांध। और ये निजाम सागर बांध का जो निर्माण करवाया था ये 7वें नवाब अली उस्मान शेर खान ने बनाया था। उस्मान अली खान ने इसका निर्माण किया था, उस्मान अली खान के नाम से है। और उसके बाद अगर हम इस नदी की बात करें, मंजीरा नदी की, तो मंजीरा नदी जो है 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। सबसे पहले ये महाराष्ट्र से निकलती है, फिर उसके बाद ये कर्नाटक के बीदर जिले को चीरती हुई आगे ये दोबारा से तेलंगाना में, पुनः तेलंगाना में पहुंच जाती है। तो 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। और महाराष्ट्र कर्नाटक में सबसे कम क्षेत्र में बहती है, सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में और तेलंगाना में बहती है। बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थान है निजामाबाद जिले में कुर्द, और कुर्द नामक स्थान पर ये मंजीरा नदी मिल जाती है। मित्रों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि निजाम सागर बांध के अलावा एक सिंगूर बांध भी है जो मेंढक जिले में है, ये भी तेलंगाना में ही स्थित है। तो तेलंगाना में मेंढक जिले में सिंगूर बांध है, साथ में तुम्हारा निजाम सागर बांध है। ये दोनों के दोनों इसी मंजीरा नदी पर है और एकमात्र प्रमुख नदी है इसकी, दक्षिण से मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही प्रमुख नदी जिसका नाम है पेनगंगा। पेनगंगा की बात करूं तो मित्रों ये है पलसी रेंज, पलसी रेंज से निकलती है, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में पलसी रेंज है और पलसी रेंज में एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है बुल्डेश्वरम मंदिर से इस नदी का उद्गम होता है। यानी कि महाराष्ट्र में बुल्ढाना झील का नाम तो सुना होगा, बुल्ढाना जिले का भी नाम सुना होगा, जो कि एक तरह से ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुई है। तो बुल्डेश्वरम मंदिर से इस नदी का उद्गम होता है। ये पैनगंगा नदी है। पैनगंगा की अगर हम बात करें तो लगभग 525 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई में ये बहती है। लेकिन साथ में इसके अगले पलसी रेंज के पूर्व में एक निर्मल रेंज और है, निर्मल रेंज।
और इसी निर्मल रेंज से इसकी दो छोटी छोटी, तीन सहायक छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, जिसमें एक आती है पुष, एक आती है अरुणा और एक आती है कुनी। इसी प्रकार से अरुणावती और कयावती, ये 5 नदियां मिलकर इस पेनगंगा रिवर को बनाने में योगदान देती हैं। उसके बाद पेनगंगा नदी की अगर हम बात करें तो पेनगंगा नदी अपनी सहायक नदी बड़धा के साथ चंद्रपुर में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर के निकट मिलती है। बड़धा की उद्गम की बात करें तो ये बड़देश्वर से निकलती है, बड़देश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है और ये नागपुर होते हुए, बड़धा और नागपुर होते हुए ये चंद्रपुर में पुनः मिल जाती है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रमुख नदी है, यानी कि इसकी पेनगंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली एक तरह से बहुत ही प्रमुख रिवर है। हम यूँ कह सकते हैं कि इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह से 811 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उसके बाद हम बात करें, अगली नदी है वैनगंगा। वैनगंगा की उद्गम की बात करें तो ये रजोताल से निकलती है और ये एमपी में पड़ता है, सिवनी जिले में, एमपी में सिवनी जिले में पड़ता है यही रजोताल, और इसी रजोताल से ये नदी निकलती है। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ पर भीमगढ़ के निकट संजय सरोवर बांध है, संजय सरोवर बांध है, और यही संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना हुआ, एशिया का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पर संजय सरोवर परियोजना भी स्थापित हुई है, और यही वैनगंगा नदी, रुडयार्ड किपलिंग ने 1894-95 में एक बुक लिखी, द जंगल बुक, जो कि मोगली की कहानियों को आज भी दूरदर्शन या टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जाता है, वो उसी से संबंधित है। और यहाँ पर पेंच और नेशनल पार्क भी है, पेंच और कान्हा नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे स्थित है। वैनगंगा नदी की बात करें तो लगभग 569 किलोमीटर लंबाई में बहती है, और इसके बाद बात करें तो ये नदी जो है एसुमिलेट होती है, संगम इसका होता है सियोनी के निकट, महाराष्ट्र में आता है, सियोनी के निकट ये मिल जाती है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद एक छोटी नदी आती है प्राणहिता नदी। ये बहुत ही छोटी 113 किलोमीटर की अधिक लंबाई वाली नदी है, और ये अंत में यहाँ पर आता है सिरपुर के निकट, महाराष्ट्र में ही ये नदी जो है पेनगंगा में मिल जाती है। और उसके बाद ये पेनगंगा की समस्त सहायक नदियाँ अंत में जो मिलती हैं ये कालेश्वर के निकट मिलती है, कालेश्वरम के निकट ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं। मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी की दाईं तरफ से या बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों का पूरब से पश्चिम का क्रम पूछ सकता है, या पश्चिम से पूरब का क्रम पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसकी एक और नदी है मनेर नदी, दक्षिण से आती है मनेर नदी, और मनेर नदी जो है नागपुरम के निकट ये ये तेलंगाना में आता है, तेलंगाना सीमा पर है, नागपुरम के निकट मनेर नदी मिल जाती है। मनेर नदी के बारे में अगर बात करें तो ये करीमनगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। किसको? करीमनगर को, तेलंगाना में ही है करीमनगर, और करीमनगर को ये पेयजल उपलब्ध कराती है। उसके बाद बात करते हैं इंद्रावती। मित्रों इंद्रावती की उद्गम की बात करें तो उड़ीसा में कालाहांडी है,
कालाहांडी जिले में रामपुरम के निकट निकलती है। रामपुरम के पास से निकलती है। कालाहांडी की पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में हैं और उड़ीसा में बहने के बाद ये छत्तीसगढ़ में पहुँचती है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। इसी चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसकी विशालता के कारण। यही चित्रकूट छत्तीसगढ़ में, मित्रों ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में है और आपको ये भी मालूम होगा इसकी विशालता के कारण कहा जाता है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 90 फीट इसकी ऊंचाई है और इसका आकार जो है घोड़े के नाल के समान है। घोड़े के नाल के समान है। अक्टूबर नवंबर में बहुत ही मनमोहक सौंदर्य दृश्य पैदा करता है यही इंद्रावती। इंद्रावती की इसकी एक सहायक नदी आती है बंदनी नदी। वंदनी, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, वंदनी रिवर। और यही बंदनी रिवर जो है अपनी सहायक नदियों के साथ इंद्रावती जो नदी है ये जो मिलती है चेरला के पठार के पास, चेरला के पास मिलती है। चेरला तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। लगभग 535 किलोमीटर से अधिक लंबाई में बहती है और इसी इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, इसी इंद्रावती नदी पर इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। इसी के नाम से है इंद्रावती नेशनल पार्क और ये विचित्र प्रकार के जानवरों के लिए जाना जाता है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ही है, बीजापुर ज़िले में, बीजापुर ज़िले में है और इसके 50 किलोमीटर दूरी पर ही ये नदी बहती है, जो इस नदी के आधार पर ही इसका नाम मिलता है। अगली नदी की बात करें तो ये जो नदी है इसका नाम है सवरी। और सवरी नदी के उद्गम की बात करें तो उड़ीसा राज्य में बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। बैलाडीला की पहाड़ियाँ, बैलाडीला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जो कि एक तरह से लोहा और कोयले की खानों के लिए जानी जाती है। हालांकि हम बात कर रहे हैं सवरी रिवर की। लगभग 418 किलोमीटर की लंबाई में बहने के बाद ये कुनुनेरू जो स्थान आता है आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। मित्रों इसकी एक दक्षिण से और नदी आती है जिसका नाम है सिलेरू रिवर और ये उत्तरी सरकार से निकलती है। कहाँ से? उत्तरी सरकार तट से, उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट से निकलती है और अंत में इस सवरी नदी में मिलने के बाद ये सवरी नदी कहलाती है और सवरी के बाद इसे कुनुनेरू नदी कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखना यहाँ पर है राजमुंदरी और राजमुंदरी के बाद यही गोदावरी नदी अनेक शाखाओं में बट जाती है और उसके बाद ये अमलापुरम के निकट आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मित्रों ध्यान रखना कि ये मुख्य नदी जो है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी संपूर्ण लंबाई है 1465 किलोमीटर। मुख्य जो नदी है जिसे आप अध्ययन कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन में जो रिवर जा रही है ये मुख्य नदी है जिसे मुख्य गोदावरी नदी कहते हैं और मुख्य नदी केवल 3 राज्यों में ही बहती है जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बहती है। उसके बाद ये तेलंगाना में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में ही ये मुख्य नदी बहती है। लेकिन इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र की, तो इसका कुल अपवाह क्षेत्र 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। मित्रों ध्यान रखना कि इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है 6 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा एक राज्य और आता है जिसे हम कर्नाटक के रूप में जानते हैं। कर्नाटक, जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटक में ये जो नदी है तुम्हारी, जिसे हमने मंजीरा रिवर कहा, और मंजीरा रिवर जो है कर्नाटक में बीदर जिले से चीरती हुई चलती है, तो कर्नाटक भी आता है। उसके बाद
छत्तीसगढ़ भी आता है, और एक राज्य और आता है जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के अलावा एक और आता है मध्य प्रदेश राज्य। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। हालांकि हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वर्तमान में एक तरह से अलग अलग राज्यों के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब इसका बात क्षेत्र पढ़ते हैं तो ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन ही बोलते हैं, जैसे सीमांध्र बोलते हैं। खैर जो भी हो, अगर हम तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में अध्ययन करें तो एक राज्य और आ जाएगा, और ये 7 राज्यों में इसका बात क्षेत्र है। उसके बाद है उड़ीसा। तो ये 7 राज्यों में इसका कुल अब्बा, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक इसका अब्बा क्षेत्र आता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मित्रों ध्यान रखना, प्रवर नदी इसकी सबसे छोटी नदियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये प्रवर नदी ऐसे बताते हैं कि ये जो है अहमदनगर से उद्गम होता है, और अहमदनगर की सीमा पर ही ये नदी आप मिल जाती है तुम्हारी इस गोदावरी नदी में। तो एक ही जिले में बहने वाली ये प्रवर नदी है, जिसकी सहायक मुला नदी आती है, और जो कि पैठन के निकट, यानी कि महाराष्ट्र में पैठन के निकट जयाकदी गांव में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जयाकदी सागर प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र की सिंचाई के लिए एक तरह से योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। मित्रों इसकी ये जो पक्ष है ये इसका बायां पक्ष है, जब बल्कि दक्षिण वाला जो हिस्सा आता है ये दायां पक्ष है। आपसे पूछेगा कि गोदावरी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम पूछे तो याद रखना, पश्चिम से अगर हम चले तो सबसे पहली सहायक नदी आएगी सेबंद। सेबंद के बाद ये दूधना रिवर, दूधना के बाद पूर्णा रिवर, पूर्णा के बाद पेनगंगा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, बुल्डेश्वरम मंदिर से। उसके बाद आती है बर्धा रिवर, और बर्धा रिवर जो है बर्देश्वर या बर्धन शिखर भी है, और बर्धन शिखर से ये निकलती है बर्देश्वर के पास से नागपुर होते हुए। उसके बाद बर्धा के बाद आता है वेनगंगा, और वेनगंगा के बाद इसकी एक नदी आती है प्राणहिता। प्राणहिता के